डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक अगर आप लोगों को नहीं मिला है या आप लोग अभी तक इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किए हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल आपके लिए यहाँ पर खड़ा होता है कि फॉर्म भरने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इवन ये जो यूआरएन प्रोसेस है, इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर उन पे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आपका 2026 का जो अटेम्प्ट है वो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाए और आप चाह के भी यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में ना आ पाओ या लिस्ट में आने के बावजूद भी आपको सर्विस ना मिले। इस तरह की चीजें आप लोगों के साथ हो सकती हैं। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप लोग सुनेंगे, कहाँ कहाँ पे आप लोग दिक्कत कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, देखो यूपीएससी में पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट था, है ना। आप लोगों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना था, ओटीआर फिल करने वाली कुछ चीजें होती थी। लेकिन मई 2025 में यूपीएससी की तरफ से एक नया प्रोसेस लाया गया। ये प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस के माध्यम से यूपीएससी लेकर आया यूआरएन, है ना, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसमें यूनिवर्सल का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जितने भी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, चाहे वो आईएएस का एग्जामिनेशन हो, सीडीएस का एग्जामिनेशन हो, सीएपीएफ हो, इस तरह के एग्जामिनेशन में आपको बार बार बेसिक डिटेल्स फिल करने की नौबत ना आए। और यूपीएससी को जितना डिटेलिंग चाहिए, पूजा खेडकर मैटर के बाद जो यूपीएससी का हाल हुआ है, जिस तरीके से सिस्टम पूरा हिल चुका है, तो यूपीएससी रिस्क नहीं लेना चाहता। उसको जितनी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक ही बार आपसे लेके रख ले और आपको भी बार बार उस इंफॉर्मेशन को लेकर परेशान ना होना पड़े। इसलिए आपको एक बार तो दिक्कत आएगी इसको फिल करने में, लेकिन उसके बाद आपको बिल्कुल हेडेक नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा, क्योंकि इसके अंदर एक चौथा सेगमेंट ही बचेगा जिसको आपको बार बार फिल करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप एक बार इसको अगर अप्लाई कर देंगे तो आपको फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो पहला सवाल तो बच्चों का ये रहता है कि सर मैंने पिछले साल ओटीआर किया था, क्या वो चलेगा? नहीं, खत्म हो चुका है वो। सबसे पहली बात तो आप इसको जान लो। कई बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि सर ओटीआर तो करवा रखा है, ये यूआरएन क्या है? फिर से कह रहा हूं, 2026 में चाहे जिसने ओटीआर पहले भरा है, नहीं भरा है, सबके लिए यूआरएन दोबारा करवाना ही होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं करवाया है, प्रीलिम्स का फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है, उससे पहले इस रजिस्ट्रेशन को करवा के कंप्लीट कर दीजिए। पहली बात, कैसे करना है? यूपीएससी की वेबसाइट पर आप लोग जाना है, upsc.nic.in वाली जो वेबसाइट है यूपीएससी की, वहां पे आप लोग जा सकते हैं। और वहां पे आपको पता है ये चार तरह के जो कॉलम हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। पहला है क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन, है ना। इसमें सिंपल इंफॉर्मेशन आपको देना है कि भाई कौन सा आपको यूजर नेम डालना है, किस तरह का पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, उसको लेकर डिटेल यहाँ पर मिलेगी आपको। बेसिक डिटेल है। क्रिएट अकाउंट, जैसे आप मान लो किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपके उसके लिए लॉगिन क्रेडेंशियल मांगता है ना आपसे, वो लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको करना है। सिंपल है, बट ध्यान से करिएगा क्योंकि पासवर्ड वगैरह आपका काफी स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा है आपका यहाँ पे, अगर ये विंडो अगर आप देखेंगे तो ये है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? एक बार अगर ये फिल हो गया तो इसको आप चाह के भी बदल नहीं सकते। ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। जो आपका नाम है, पिताजी का नाम है, मदर का नाम है, उससे जुड़ी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर होगी। ये बार बार आपको फिल नहीं करनी पड़ेगी या आपको मौका भी नहीं दिया जाएगा, इसको आप एडिट भी नहीं कर सकते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसको ध्यान से भरना। तीसरा है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जैसे मान लो आपकी जो भी चीजें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आप एडिट भी कर सकते हो। एक बार जैसे यूपीएससी का आपने एग्जाम भरा, आईएएस का एग्जाम भरा, तो उसके बाद इसमें आप जो डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, आपकी हॉबी क्या है ना, आपकी सर्विस प्रेफरेंस क्या है, वो सारी चीजें इसमें पूछ ली जाएंगी। लेकिन फिर जैसे नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा, फिर से इसमें आप एडिट कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। जैसे सीएपीएफ का आप एग्जाम देते हो, उसके लिए फिर से ये विंडो ओपन रहेगी, इसमें आप एडिट कर सकते हो। तो ये जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म वाली चीजें हैं, है ना, इसको तो आप एडिट कर सकते हो, इसको आप एडिट नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन जो है, वो जो डिटेल उसके अंदर आप सेकंड कॉलम में भरेंगे, वो आपकी फाइनल डिटेल होगी, उसको यूपीएससी हमेशा के लिए लॉक कर देगा। एक और बात बता दूं मैं किसी को, अगर किसी बच्चे को लगे कि सर जैसे पुराना सिस्टम खत्म हो गया है, ओटीआर वाला सिस्टम खत्म हो गया है, तो मैंने जो पहले डिटेल्स भरी होंगी अब मैं उसमें छेड़खानी कर सकता हूं, मतलब यूपीएससी को से कुछ छुपा सकता हूं, इस तरह की चीजें भी आपके मन में आ रही होंगी। ये गलती मत करिएगा। यूपीएससी के पास सेंट्रल डाटा सिस्टम होता है। इसका मतलब जितनी इंफॉर्मेशन पहले आपने भर रखी है वो सारी यूपीएससी के पास सेव है।
तो ऐसा नहीं है कि वो यूपीएससी ने डिलीट कर दी है, बस कहा ये है कि वो पुरानी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं आप कर सकते। नई तरीके से जो यूपीएससी को डिटेल्स चाहिए वो आप लोगों को देनी पड़ेगी और पुराने के साथ यूपीएससी अपने आप खुद से मैच करेगा। मतलब कितने आपने अटेम्प्ट दिए हैं, किस अटेम्प्ट में आपका क्या हुआ, हुआ नहीं हुआ, रोल नंबर वगैरह जो भी डिटेल्स वो पुराने अटेम्प्ट्स को लेकर यूपीएससी पूछता है वो आप करेंगे। और दूसरा, जैसे कई बच्चे करते हैं ना कि पहले जनरल से भर रखा था, अब ओबीसी से भर दिया है ना, पहले कुछ और था अब कुछ और कर दिया, ये सब नहीं कर सकते आप। अगर ये करोगे तो फिर से सवाल क्रिएट होगा और आपका सिलेक्शन जो है इस यूपीएससी में आपको रोक दिया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी एक लाइन में बात सुनना। यूपीएससी इस समय सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, होना भी चाहिए। इंटीग्रेशन की बात है, यूपीएससी की बहुत खिल्ली उड़ी है पूजा खेड़कर मैटर के बाद, इसलिए यूपीएससी इतना सारा डाटा कलेक्ट कर रहा है। तो रिस्क मत लीजिएगा, बहुत ध्यान से समझदारी से इस इंफॉर्मेशन को भरिएगा। ये जो चौथा कॉलम है ये एग्जामिनेशन का है, जैसे फॉर्म आएगा उसके अंदर आप अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन कर सकते हैं और इवन आपका यहाँ पे बताएगा कि पहले कौन सी एप्लीकेशन आप लोगों ने फिलअप कर रखी। तो ये चौथा वाला जो है ये एग्जामिनेशन का है। ये तीन जो है ये आप आज रात में भी कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे लगता है काफी सारे बच्चों ने इसको कर दिया होगा। ये चौथा तब खुलेगा जब यूपीएससी का फॉर्म आएगा, उस फॉर्म के टाइम पे ये चौथा जो विंडो है ये ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आप लोग डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। बहुत ध्यान से इन चीजों को करना है, रिस्क मत लीजिएगा किसी भी चीज को भरने में। सर्विस प्रेफरेंस हो, कुछ भी यूपीएससी जो डिटेल मांगे इस साल आप लोगों से, उसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से फिलअप करना है। बच्चों वाली चीजें नहीं करनी, बहुत सीरियस एस्पिरेंट की तरह इसको फॉर्म को फिल करना है। कैसे कर सकते हो, तो आपके पास जैसे यूपीएससी की वेबसाइट है upsconline.nic.in। अब रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए आप क्रिएट अकाउंट में जाकर सभी डिटेल्स को भर दें। आगे के स्टेप्स फॉलो करने के लिए जो 3 मॉड्यूल दिए हुए हैं वो मैंने अभी आपको बताया, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का, फिर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का और लास्ट में एग्जामिनेशन वाला जो फॉर्म वाला चीजें हैं प्रोसेस। आसान प्रमाणीकरण के लिए आधार का उपयोग करें, वैसे आप कोई और भी यूज कर सकते हैं लेकिन यूपीएससी बार बार ये बात कह रहा है कि आधार के अलावा चीजें यूज मत करो, आप ही को दिक्कत आएगी बाद में। आधार से ऑथेंटिफिकेशन जो है वो जल्दी हो जाएगा, इसी को आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको करना है। और कई लोग ना फोटो को लेकर भी हैं, जैसे एग्जाम की फोटो को लेकर भी कई कमेंट आ रखे हैं, कई कह रहे हैं कि सर फोटो हमारे पास अभी पुरानी है, 1 महीने 2 महीने। यूपीएससी क्या 10-15 दिन पुरानी फोटो चल जाएगी भाई, उससे पुरानी फोटो मत करो। मैं फिर से बता रहा हूँ, फेस ऑथेंटिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी जाकर अगर आपको फोटो खिंचवानी पड़ती है तो खिंचवा लो, वरना बाद में बहुत परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। जब प्रीलिम्स के लिए आप खड़े होगे गेट पे और वहां पे आपका फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा होगा वहां का फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम, तो फिर चिल्लाओगे और कुछ नहीं बचेगा और आपकी चीजें खराब हो जाएंगी, पूरा मूड स्पॉइल हो जाएगा, ये साल खराब हो जाएगा। इसलिए इतनी छोटा सी बात के लिए आलस मत करो कि कौन फोटो खिंचवाएगा, मेरे पास तो रखी है, कौन जाएगा, ये सब मत करो। अगर आप स्पेक्स वगैरह लगाते हैं तो उसी तरीके से फोटो खिंचवाइएगा, वरना पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जब किसी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो तो आप लोग आखिरी जो है मॉड्यूल को भी फिलअप कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर मेरे को समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे जो है कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ये डिलाइट आईएएस की तरफ से एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, है ना। द लॉजिक ब्लूप्रिंट है, ये 4 बुकलेट्स हैं कंप्लीटली फ्री, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगी। बहुत जल्द ये बुकलेट्स आप लोगों को मिलने वाली हैं। एक ब्लूप्रिंट है, एक स्ट्रेटजी है कि प्रीलिम्स 2026 को आप लोग कैसे डील कर सकते हैं। कोई कंटेंट नहीं है, एक भी वर्ड इसका ऐसा नहीं होगा जो आपका टाइम वेस्ट करे। बहुत लिमिटेड पेजेस में मैंने ये किताबों को तैयार किया है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मैं ये कह रहा हूं कि राम बाण इलाज है। इसको जब भी पढ़ोगे अपने टेबल पे रखना, बार बार देखते रहना क्या आप उस प्रोसेस में चल रहे हो कि नहीं चल रहे, क्या इस प्रोसेस से भटक तो नहीं गए। कई कई सालों से की मेहनत के बावजूद भी प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, उसी का निचोड़ मैंने इन बुकलेट्स में डाल दिया है। ध्यान से पढ़ना, 100% प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। फ्री है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये किताबें चाहिए है ना, इनका अपडेट चाहिए, तो डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल आप लोग तुरंत से ज्वाइन करेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुरंत उसको ज्वाइन करो। नंबर दिया हुआ है, कोई इंक्वायरी आप लोगों को करनी हो उसको आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, अंतिम प्रहार बैच भी प्रीलिम्स 2026 के लिए चल रहा है, एक रणनीतिक बैच, एक सेलेक्टेड बच्चों का बैच जिसका टारगेट मैंने ये रख रखा है कि इस बार उनको हर हाल में लिस्ट में लाना है। अगर आप लोग उस बैच को भी ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके मुझ तक बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।